हमारे धर्मगुरु हैं, ये एक पहले हमारे ऐसे धर्मगुरु हैं जिनके सिर पर 11 लाख का इनाम रखा गया है। मतलब जो भी इनका सिर काट कर लाएगा उसे 11 लाख दिए जाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ स्वामी निग्रह आचार्य जी की। इन्होंने ऐसी क्या कंट्रोवर्सीज की हैं, क्या बातें कही हैं और उन बातों में कितना सच है, कितना झूठ है, वो इस पॉडकास्ट में सब जानने को मिलेगा। क्यों इन पर 11 लाख का इनाम है, वो भी आपको इस पॉडकास्ट में जानने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं ये पॉडकास्ट। स्टे ट्यून। जय माता दी। क्यों बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया? ये कहते हुए कि कम उम्र में संतान होने से स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव पड़ेगा, ये एक कारण। दूसरा, शिक्षा बाधित होगी, दूसरा कारण। इतना ही। अब आप स्त्री हैं, मैं ज्यादा खुलकर नहीं बोलूंगा। दिल्ली के हॉस्टल के नालियां जाम क्यों मिल रही हैं? वहां शरीर नहीं बिगड़ रहा उनका। गर्भ निरोधक खाने से शरीर नहीं बिगड़ रहा, अबॉर्शन कराने से शरीर नहीं बिगड़ रहा, वहां फिजिकल मेंटल प्रेशर नहीं बन रहा है। मांग में सिंदूर भर के सप्तपदी पढ़ के कन्यादान कर दिया तो लड़की मर गई। लिव इन रिलेशनशिप में माता पिता को नहीं बताया जाए, कह के कन्या लड़के के साथ रहने के लिए उसको मजबूर कर रहे हैं, या उसको कम से कम प्रोत्साहित कर रहे हैं, या वैसी मेंटलिटी में उसको ढकेल रहे हैं कि आज न कल उसको मेंटलिटी प्रोस्टिट्यूशन की ओर जाएगी। आप सीधा सीधा फार्मा कंपनीज का और जो वैनिटी कंपनी है, लग्जरी जो है कॉस्मेटिक्स, उनका बिजनेस बढ़ा रहे हैं। हॉस्पिटल फार्मा इंडस्ट्री कमा ही रही है, परिवार टूट रहे हैं तो जुडिशियल माफिया भी कमा रहा है, सारा सिंडिकेट कमा रहा है, हमारा आपका परिवार टूट रहा है। उस बाद केस अनुरुद्धाचार्य पर होगा कि तुमने महिला विरोधी बयान दे दिया। केस तो कानून बनाने वालों पर होना चाहिए ना, कि तुमने ये कैसे तय किया कि हमारी बेटी का विवाह कब होगा। आप कहते हैं स्वतंत्रता की बात है, हमारी बेटी किस लड़के के साथ रहेगी, ये स्वतंत्रता है उसकी, तो किस उम्र में विवाह करेगी, उसकी स्वतंत्रता क्यों नहीं हो सकती? मानो हमने अपनी बेटी को कन्विंस किया, उसको आपत्ति नहीं, तो आप आपत्ति करने वाले कौन हो रहे हैं? यहाँ आप उसको क्यों बताने आए हैं कि वो कब करेगी? लड़की घर से भाग जा रही है, फिर भी उसको आप संपत्ति में हिस्सा दे रहे हैं। उसका बाप, उसकी माँ जीवन भर उसको पढ़ाने लिखाने या सम्मानित बनाने में समय दी। उसके बाद वो जब चली गई तो कानून उसका रखवाला बनकर आ गया। हाँ जाओ ना, जिसके साथ रहना रहो, तुम्हारा बाप रोकेगा तो उसको जेल में हम डालेंगे। वापस आकर उस संपत्ति का दावा करेगी, तब तो वकील कमाएंगे, तब तो जज वहां कमाएंगे, तब तो एफआईआर लिखने वाले कमाएंगे। अपने आर्थिक लाभ के चक्कर में आपने पूरे समाज को नष्ट कर दिया है। ये प्रेम विवाह नहीं है, ये व्यभिचार है, ये वेश्यावृत्ति है। स्पष्ट यही है। भारत एक अघोषित वेश्यालय है। थैंक्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन, थैंक्स टू द जुडिशरी। आपके हिसाब से विवाह किस उम्र में कैसे होना चाहिए? शास्त्र के अनुसार जी, कन्यादान के लिए 2 बातें स्पष्ट रूप से बताई गई। 6 वर्ष की अवस्था से लेकर 9 वर्ष की अवस्था कन्यादान के लिए उत्तम है। उत्तम। 9 वर्ष से लेकर या रजोदर्शन से 3 साल तक मध्यम है, 3 साल के बाद अधम है। ये पहला हो गया। दूसरा, जब तक कन्या के अनुरूप योग्य वर की प्राप्ति न हो तब तक जबरदस्ती कि हाँ टाइम लिमिट पार हो रही है जल्दी विवाह कर दो, ये भी निषिद्ध है। दोनों बातें स्मृति में आपको मिलेंगी। इस पर हमको लग रहा है 2024 के अगस्त सितंबर के आसपास एक वीडियो बनाया था, एक वक्तव्य, पति पत्नी को कैसे आपस में शास्त्रीय व्यवहार करना चाहिए है। आप कहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस की बात। गंधर्व तंत्र का मत है कि मारने के लिए, कष्ट पहुंचाने के लिए, हिंसा के लिए अपनी पत्नी को फूल से भी न फेंक कर मारे। ये अगर धर्म के अनुसार आप पढ़ाते तो बच्चा बचपन से सीखता कि नहीं सीखता कि अपनी पत्नी को मारने की इच्छा से, प्रताड़ना की इच्छा से फूल से भी न मारे? ये बच्चा सीखता। ये संविधान सिखा रहा है? नहीं सिखा रहा है। संविधान सिखा रहा है कि मारना गलत है, लेकिन जो है सो तुम ये करो केस करो तो उसको जेल में जीवन भर सड़ा सकते हो, उसकी संपत्ति में तुम्हारा इतना हक बन सकता है। तो 6 वर्ष से लेकर जो है सो सोमः प्रथम विविध गंधर्व विविध उत्तरम, ये सब मंत्र आते हैं उसमें, कि पहले 2.5 वर्ष तक उस कन्या का चंद्रमा आधिपत्य ग्रहण करते हैं। फिर 2.5 वर्ष तक, मतलब 5 वर्ष की अवस्था तक गंधर्व उसका आधिपत्य ग्रहण करते हैं। उसके बाद अग्निदेव के अधिकार में वह कन्या जाती है और अग्नि को साक्षी मानकर फिर पुरुष जो है, जो भी उसका वर होगा, वो उसका पाणी ग्रहण करता है। ये एक क्रम होता है। जन्म के से लेकर 2.5 वर्ष तक चंद्रमा, 2.5 से 5 तक गंधर्व, उसके बाद कन्यादान पर्यंत अग्निदेव उस कन्या की रक्षा करते हैं, उसके अधिपति होते हैं। और कन्या का जो पति है, पति कहते क्यों है? पति शब्द का अर्थ क्या है? मांग भरने वाला पति नहीं। पातुम समर्थः पाति रक्षति वा इति पति, जो रक्षा करने का जीवन भर वचन दे, वह पति शब्द से है। हाँ, अब पत्नी क्यों कहते हैं? पत्नुर्नो यज्ञ संयोगे, ये व्याकरण का सूत्र है कि जब स्त्री यज्ञ में पति के बगल में बैठती है तब उसको पत्नी कहा जाता है। इसीलिए हर जगह पति शब्द का स्त्रीलिंग पत्नी नहीं होता है। राष्ट्रपति शब्द है, चाहे कोई बैठे वो राष्ट्रपति ही कहलाएगा, राष्ट्रपत्नी नहीं है। सभापति, सेनापति, ये सब जो शब्द हैं वहां पति शब्द ही लगेगा। क्यों? पति शब्द जो है वह रक्षार्थ प्रयुक्त होता है। जगतपति, जगत की रक्षा करने वाला, तो जगत पत्नी शब्द नहीं बनता। पत्नी उसी स्त्री के लिए लगता है जो पति के साथ यज्ञ में बैठे। पत्नुर्नो यज्ञ संयोगे, जब सप्तपदी पढ़ते हैं, तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ दानम, जो पहला वचन है 7 वचनों में,
तो यज्ञ से संबंध है पत्नी शब्द का, इसलिए धर्म पत्नी कहा जाता है। पत्नी के दो प्रकार, रति पत्नी और धर्म पत्नी, दक्ष स्मृति के अनुसार। तो धर्म पत्नी ही शास्त्रीय होती है, रति पत्नी लिव इन रिलेशनशिप जैसा मान लीजिए, या उस प्रकार से कुछ शारीरिक। तो लिव इन रिलेशनशिप ठीक है? नहीं है। लिव इन रिलेशनशिप जो है सो वह तो फिर एक प्रकार से अनुबंध हो गया ना। अनुबंध क्या हो गया? एक प्रकार से कि हमारी ये मांगे पूरी करो, इतने दिन तक हमसे यौन व्यवहार रखो। एक प्रकार से एक जिसको प्रोस्टिट्यूशन ही कहेंगे, लेकिन वो एक मतलब सीधे सीधे कहें कठोर भाषा में, और अखेल कहने पर बुरा लगता है, लिव इन रिलेशनशिप कहने पर मॉडर्नाइज लगता है। इससे ज्यादा कठोर और स्पष्ट मैं नहीं बोल पाऊंगा। आपके हिसाब से प्यार क्या है, क्या है प्रेम, क्या है? किसी भी व्यक्ति के दुख से दुखी होना और सुख से सुखी होना ही प्रेम है। अगर आपको किसी व्यक्ति के दुख से दुख का अनुभव हो रहा है, उसके सुख से आपको प्रसन्नता हो रही, तो आप उससे प्रेम करते हैं। अब प्रेम इतना रूढ़ कर दिया गया है यौन आकर्षण में कि किसी को ये भी नहीं कह सकते कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। उसका एक ही अर्थ और एक ही, अब प्रेम तो चलो चल भी जाए, प्यार शब्द तो और रूढ़ कर दिया गया है। मतलब मैं कह दूं किसी को कि तुमसे प्रेम करता हूं तो एक समझ भी आएगा, लेकिन प्यार करता हूं अगर कह दिया जाए तो ये और अलग एक जान का जंजाल है। तो यहां पर जो हमने बताया आपको कन्यादान के विषय में, 6 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक उत्तम, 9 वर्ष से लेकर जो है रजो दर्शन के 3 वर्ष तक मध्यम, उसके बाद जब भी कन्या के योग्य वर की प्राप्ति हो जाए तो वह अधम माना जाता है। उसमें किया जाता है कुष्मांड होम। कुष्मांड होम, भुवनेश्वरी शांति, ये सब कुछ शास्त्रीय मंत्र होते हैं, उससे हवन करके या भुवनेश्वरी शांति करके उस कन्या का वृषली दोष होता है उसका निवारण करके फिर विवाह करना चाहिए। अब इसमें ये बात लोग जोड़ देते हैं, गर्भाधान अलग है, विवाह अलग संस्कार है। गर्भाधान पहला संस्कार है, विवाह 14वें, 15वें, 16वें स्तर पर अलग अलग स्थिति में आता है। स्त्रियों के लिए 10वें, 9वें, 10वें क्रम में आ जाता है वह। जैसे सीता जी का उदाहरण मैं दूं, आप भुशुंडी रामायण का अध्ययन करें या स्कंद पुराण का अध्ययन करें तो उसमें आता है रामम चतुर्दशे वर्षे सर्वर्षां चैव मैथिलीम, रामम पंचदशे वर्षे सर्वर्षां चैव मैथिलीम। श्री रामचंद्र जी की आयु विवाह के समय 15 वर्ष की थी, जानकी जी की आयु 6 वर्ष की थी। लेकिन जब जानकी जी लवकुश को जन्म देती हैं, जब वह गर्भ धारण करती हैं, तब उस समय उनकी अवस्था 33 वर्ष की थी, भुशुंडी रामायण के दक्षिण खंड के अनुसार। कन्यादान एक अलग विषय है, विवाह एक अलग विषय है, संतानोत्पत्ति एक अलग विषय है। संतानोत्पत्ति अलग मुहूर्त में अलग शारीरिक मानसिक स्थिति में होता है, विवाह एक अलग मुहूर्त में अलग शारीरिक मानसिक स्थिति में होता है। अब आजकल क्या है, विवाह टूट क्यों रहे हैं? जब कच्चा घड़ा रहता है तो आप उसको एक विशेष आकृति दे सकते हैं, जब घड़ा पक जाए तो आकृति देने का प्रयास करने पर घड़ा टूटता है, लेकिन आकृति नहीं बदलता। 25 साल की उम्र तक स्त्री और पुरुष अपने जीवन को एक सर्कस मान लेते हैं कि जितना ड्रग ले लो, जितना व्यभिचार कर लो, माता पिता के पैसे पर जितना ऐशो आराम कर लो, और 25 साल के बाद उनको होश होता है कि अब हमको सेटल होना है। सेटल होने के लिए जब वो एक पार्टनर का चयन करते हैं, उस स्थिति में दोनों का घड़ा तैयार रहता है, एक मेंटल प्रिपरेशन हो चुका था कि हमारा व्यक्तित्व ऐसा ही है, दूसरे के साथ को एडजस्ट कर नहीं सकते हैं। माता पिता या किसी अभिभावक का कोई अनुशासन उनके जीवन में बचता नहीं कि उनकी बात का सम्मान रखते हुए हम थोड़ा सा अपने व्यवहार में सुधार करें। उसके बाद तुरंत तलाक, तलाक के बाद 10 तरह के प्रपंच दोनों पक्षों से होते हैं। तो ये समाज को तोड़ने के लिए ही ये सब इस प्रकार का जाल बुना गया है समाज को, ताकि आपके किसी भी स्थिति में जीवन यापन करने पर सीधा सीधा आपकी कमाई का और मानसिक ऊर्जा का एक बड़ा जो स्रोत है वो सरकार के हाथ में रहे, नियंत्रण में रहे, प्रोडक्टिव न बने समाज। अगर समाज प्रोडक्टिव रहेगा तो लोकतंत्र बहुत अधिक दिन सुरक्षित नहीं रहेगा, क्योंकि नेताओं का ये सारा नाटक जनता तुरंत समझेगी। जनता को उलझा कर रखो, जनता लिव इन रिलेशनशिप के ब्रेकअप में रो रही है, वो सरकार के खिलाफ विद्रोह करेगी। जनता यहाँ वकील का पैसा भरने के लिए और थाना में घूस देने के लिए कमाती फिर रही, वो सरकार के खिलाफ बोलेगी। सरकार कहेगी वैक्सीन लो, नहीं तो जॉब छूट जाएगी तुम्हारी, जॉब छूटेगी तो एलमनी कहाँ से भरिएगा, तो सर वैक्सीन ठोक दीजिए। ये जब जनता जाकर कहेगी हमको जबरदस्ती वैक्सीन दी गई, सरकार कहेगी स्वेच्छा से लिया गया था, आप लड़ नहीं सकते, क्योंकि आप ये जब फैमिली भी नहीं रहे। अब पहले संयुक्त परिवार को तोड़कर न्यूक्लियर किया गया, अब पति पत्नी को तोड़कर इंडिविजुअल कंज्यूमर बनाया जा रहा है हर व्यक्ति को। आप एक नागरिक नहीं, आप एक उपभोक्ता हैं जो एक प्रोडक्ट का कंज्यूमर है, उसके बदले एक पेमेंट कर रहे हैं, बस इससे ज्यादा आपका कोई अस्तित्व नहीं रहने देगा ये लोकतंत्र। इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा पॉडकास्ट हो गया और बातें करने को बहुत हैं। सो थैंक यू महाराज जी, थैंक यू सो मच।